भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो शायद आपने खबरों में सुनी होगी, लेकिन जिस तरह से मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, जिस तरह से मैंने इसे अपनी रूह में महसूस किया, वो शायद किसी अखबार की सुर्खियों में नहीं मिलेगा। यह कहानी किसी आंकड़े या किसी लिस्ट की नहीं है। यह कहानी हमारे पसीने की है, हमारे उस भरोसे की है जो हमने तब भी कायम रखा जब पूरी दुनिया हम पर हंस रही थी। बात पिछले हफ्ते की है। जगह थी स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर, वही शहर जहां दुनिया भर के बे फैसले होते हैं, जहां बई बई गाजियों में सूट बूट पहने लोग आते हैं और दुनिया की किस्मत का फैसला करते हैं। मैं वहां अपने देश, अपने भारत का प्रतिनिधित्व करने गया था, एक पत्रकार के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसने अपने देश को धूल से उठकर आसमान छूते देखा है। वहां ग्लोबल पावर इंडेक्सेस यानी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी होने वाली थी। सच कहूं तो मेरे मन में कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी। आप तो जानते ही हैं, पिछले 30 सालों से मैं यह तमाशा देख रहा हूं। हर बार वही होता था। हम भारतीय वहां कोने में बैठते थे और स्टेज पर खाए होकर गोरे लोग अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस का गुणगान करते थे। हमें हमेशा विकासशील कहा जाता था। हमें हमेशा यह कहा जाता था कि भारत में क्षमता तो है, लेकिन शब्द मेरे कानों में शीशे की तरह चुभता था। भारत अच्छा कर सकता है, लेकिन वहां गरीबी है। भारत आगे बन सकता है, लेकिन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हर साल यही कहानी, हर साल वही ताने। हॉल खचाखच भरा हुआ था। ठंड बहुत थी, शायद बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी थी, या शायद घबराहट कह लीजिए। मेरे बगल में एक जर्मन पत्रकार बैठा था। नाम था उसका हंस। बड़ा ही घमंडी आदमी था। उसने मेरी तरफ देखा और एक फीकी हंसी के साथ बोला, अरे तुम लोग फिर आ गए। इस बार क्या उम्मीद है? टॉप 10 में जगह मिलेगी या फिर वही 12वें या 15वें नंबर पर लटके रहोगे? उसका लहजा इतना चुभने वाला था कि मेरा मन किया कि उसे वहीं जवाब दे दूं। मन किया कि उसे याद दिलाऊं कि जब उनके पूर्वज जंगलों में घूम रहे थे, तब हमारे यहां नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने बस मुस्कुरा कर कहा, वक्त बदल रहा है मेरे दोस्त, और वक्त को बदलते देर नहीं लगती। उसने कंधे उचका दिए और अपनी कॉफी पीने लगा। उसे क्या पता था कि अगले कुछ घंटों में उसकी कॉफी उसके गले से नीचे नहीं उतरेगी। स्टेज पर रोशनी तेज हुई। घोषणा शुरू होने वाली थी। इस बार माहौल कुछ अलग था। आयोजकों के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। हवा में कुछ ऐसा था जो बता रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने उल्टी गिनती शुरू की। 10वें नंबर से शुरुआत हुई। जब 10वें और 9वें नंबर के देशों का नाम पुकारा गया तो हॉल में हल्की फुसफुसाहट थी। सब सामान्य लग रहा था। 8वें नंबर पर इटली आया। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन मेरी नजरें स्क्रीन पर गजी थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, बस आज हमारी लाज रख लेना। आज दुनिया को दिखा देना कि हम सपेरों का देश नहीं हैं। हम वो देश हैं जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचा है। फिर आया 7वां नंबर और यहीं से खेल पलटने लगा। स्क्रीन पर नाम आया ब्राजील। हॉल में सन्नाटा छा गया। अगर ब्राजील 7वें पर है तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा देश नीचे खिसक गया है या कोई बड़ा देश ऊपर चाट गया है। मेरे बगल में बैठा जर्मन पत्रकार हंस थोड़ा बेचैन होने लगा। वह बार बार अपनी टाई ठीक कर रहा था। फिर 6वें नंबर की घोषणा हुई। एंकर ने माइक संभाला और कहा, इस साल का सबसे बड़ा उलटफेर 6वें स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। ब्रिटेन, जिसने आधी दुनिया पर राज किया, जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, आज वो 6वें नंबर पर खिसक गया। एक पल के लिए तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वही अंग्रेज जो हमें कभी असभ्य कहते थे, आज वो हमसे नीचे। नहीं, अभी तो 5वां नंबर बाकी था। अगर ब्रिटेन 6वें पर है तो 5वें पर कौन है? क्या हम 5वें पर हैं या हम उससे भी नीचे हैं? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पानी का गिलास उठाया, लेकिन पी नहीं पाया। हंस का चेहरा पीला पा गया था। वह बुदबुदा रहा था, यह कैसे हो सकता है? यूरोप पीछे कैसे जा सकता है? तभी एंकर की आवाज गूंजी, और अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी महाशक्ति। उसने एक लंबा पॉज लिया। वो कुछ सेकंड मेरे लिए सदियों जैसे थे। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा बचपन घूम गया। मुझे याद आया वो दिन जब मैं लालटेन की रोशनी में पटाई करता था, क्योंकि हमारे गांव में बिजली नहीं थी। मुझे याद आए
मेरे पिताजी जो साइकिल पर दफ्तर जाते थे और फटी हुई चप्पल पहनते थे ताकि मुझे स्कूल भेज सकें। मुझे याद आया वो वक्त जब हमें गेहूं के लिए अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। 5वीं महाशक्ति है जर्मनी। धड़ाम, ऐसा लगा जैसे किसी ने हॉल में बम फोड़ दिया हो। जर्मनी 5वें नंबर पर, यूरोप का इंजन, टेक्नोलॉजी का राजा। जर्मनी 5वें नंबर पर खिसक गया। हंस के हाथ से पेन गिर गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अगर जर्मनी 5वें पर है तो टॉप 4 में कौन है? अमेरिका, चीन, रूस और चौथा कौन? क्या वो भारत है? मेरी आंखों से आंसू बहने ही वाले थे। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। जय हिंद, मैंने धीरे से बुदबुदाया। एंकर ने अपनी आवाज को और बुलंद किया। देवियों और सज्जनों, आज इतिहास बदल गया है। आज दुनिया की नई व्यवस्था बन रही है। चौथे स्थान पर एक ऐसा देश है जिसे दशकों तक नजरअंदाज किया गया। एक ऐसा देश जो अपनी राख से फीनिक्स पक्षी की तरह उठा है। चौथे स्थान पर है भारत। जैसे ही स्क्रीन पर हमारा तिरंगा लहराया, जैसे ही वह भगवा, सफेद और हरा रंग और बीच में वह अशोक चक्र स्क्रीन पर चमका, मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पचा। मैं वहां बैठा नहीं रह सका। मैं अपनी कुर्सी से खचा हो गया। मुझे परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे। उस पल मैं सिर्फ एक पत्रकार नहीं था, मैं एक गर्वित भारतीय था। हॉल में सन्नाटा था। यह वह सन्नाटा नहीं था जो किसी के मरने पर होता है। यह वह सन्नाटा था जो तब होता है जब आप किसी चमत्कार को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हैं। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगीं। सबसे पहले पीछे बैठे कुछ अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने ताली बजाई, फिर एशिया के लोगों ने, और देखते ही देखते पूरा हॉल तालियों की गंगाहट से गूंज उठा। यहां तक कि वो गोरे लोग जो हमेशा नाक भौं सिकोते थे, उन्हें भी खड़े होकर ताली बजानी पड़ी। मैं हंस की तरफ पलटा। वह अभी भी सदमे में था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं था, बल्कि एक डर और एक अजीब सा सम्मान था। उसने धीरे से कहा, तुम लोगों ने यह कैसे किया? बिना शोर मचाए, बिना किसी को खबर लगे, तुम हमसे आगे कैसे निकल गए? मैंने अपने आंसू पोंछे और उससे कहा, हंस, तुमने हमारी गरीबी देखी थी, लेकिन तुमने हमारा जुनून नहीं देखा। तुमने हमारी टूटी हुई सचकें देखी थीं, लेकिन उन सचकों पर दौड़ने वाले हमारे हौसले नहीं देखे। तुमने सोचा हम सिर्फ कोडिंग करने वाले क्लर्क हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि हम वही लोग हैं जिन्होंने 0-0 का आविष्कार किया था। जब तुम लोग सो रहे थे, हम जाग रहे थे। जब तुम लोग अपनी पुरानी शान में खोए थे, हम अपना नया भविष्य बना रहे थे। उस शाम रिसेप्शन पार्टी में माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। जो लोग कल तक मुझसे नजरें चुरा रहे थे, आज वो मेरे पास आ रहे थे। कोई मुझसे भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीई के बारे में पूछ रहा था, तो कोई हमारी स्पेस एजेंसी इसरो की तारीफ कर रहा था। एक फ्रांसीसी पत्रकार मेरे पास आई और बोली, सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, जर्मनी के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, उनके पास मर्सिडीज है, BMW है, आपके पास क्या है? मैं मुस्कुराया। यह सवाल बहुत गहरा था। मैंने उससे कहा, मैडम, मर्सिडीज और BMW मशीनें हैं। मशीनें खराब हो सकती हैं, पुरानी हो सकती हैं। हमारे पास जो है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। हमारे पास जुगाड़ से मंगल ग्रह तक जाने का हुनर है। हमारे पास वो परिवार है जो एक रोटी को भी 4 हिस्सों में बांटकर खाता है और खुश रहता है। हमारी ताकत हमारी GDP के नंबर नहीं है, हमारी ताकत हमारे लोग हैं। उसने हैरानी से पूछा, लोग? लेकिन लोग तो आपकी कमजोरी माने जाते थे ना, इतनी बड़ी आबादी। वही तो दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी थी, मैंने जवाब दिया। हमारी आबादी हमारी कमजोरी नहीं, हमारा ईंधन है। आप देखिए हमारे युवाओं को, आज सिलिकॉन वैली से लेकर नासा तक हर जगह भारतीय दिमाग चल रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय हैं। क्यों? क्योंकि हमने संघर्ष देखा है। जो आदमी तपती धूप में बिना बिजली पानी के पाठ लिखकर बड़ा होता है, उसके लिए एयर कंडीशनड ऑफिस की मुश्किलें कोई मायने नहीं रखती। मैंने उसे एक किस्सा सुनाया। मैंने कहा, सुनिए, जब मैं छोटा था, मेरे गांव में एक किसान रहता था, रामू काका। अनपढ़ थे, कभी स्कूल नहीं गए। एक बार उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और उनके पास उसे ठीक कराने के पैसे नहीं थे। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने पुराने टायर और रस्सी का इस्तेमाल करके उसे ऐसा ठीक किया कि वो गाड़ी अगले 5 साल तक चली। इसे हम इनोवेशन कहते हैं। आज वही सोच हमारे वैज्ञानिकों में है। हमने दुनिया के सबसे कम बजट में चंद्रयान भेजा। हॉलीवुड की एक फिल्म के बजट से भी
कम में हम चांद पर पहुंच गए। यह है भारत। वह फ्रांसीसी महिला चुपचाप सुनती रही। फिर उसने कहा, शायद आप सही कह रहे हैं। हमने भारत को हमेशा दया की नहरों से देखा, कभी सम्मान की नहरों से नहीं देखा। शायद यही हमारी गलती थी। उस रात होटल के कमरे में वापस आकर मुझे नींद नहीं आई। मैं बालकनी में खशा होकर जिनेवा की झील को देख रहा था, लेकिन मेरा मन भारत की गलियों में घूम रहा था। मुझे याद आ रहा था वो चाय वाला लड़का जो आज इंटरनेट से पढ़कर कोडिंग सीख रहा है। मुझे याद आ रही थी वो महिला जो घर का काम निपटाकर अचार का बिजनेस चला रही है और अपने परिवार को पाल रही है। यह जीत किसी सरकार की नहीं थी, किसी पार्टी की नहीं थी। यह जीत उस रिक्शे वाले की थी जो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए दिन रात पैडल मारता है। यह जीत उस किसान की थी जो आंधी तूफान में भी खेत में खसा रहता है ताकि देश को अनाज मिल सके। यह जीत हमारे उन सैनिकों की थी जो सियाचिन की बर्फ में खड़े होकर हमारी सरहद की रक्षा करते हैं। मुझे लगा कि मुझे अभी इसी वक्त भारत बात करनी चाहिए। मैंने अपना फोन उठाया और अपने पिताजी को वीडियो कॉल किया। भारत में सुबह के 4 बज रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि वो जाग रहे होंगे। पूजा का समय था। पिताजी, मेरी आवाज भर्राई हुई थी। अरे बेटा, इतनी रात को फोन? सब ठीक तो है? उनकी आवाज में वही पुरानी चिंता थी। पिताजी, सब ठीक नहीं, सब बहुत अच्छा है। आज हमने जर्मनी को पछा दिया। आज हम दुनिया में चौथे नंबर पर आ गए हैं। उधर से कुछ पल की खामोशी रही। फिर मैंने उनकी सिसकी सुनी। सच कह रहा है? क्या सच में वो दिन आ गया जिसका हम सपना देखते थे? हाँ पिताजी, अब कोई हमें गरीब देश नहीं कहेगा। अब हमें कोई हे दृष्टि से नहीं देखेगा। बेटा, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आज अगर तेरे दादाजी जिंदा होते तो कितने खुश होते। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी देखी थी। उन्होंने वो वक्त देखा था जब हमें कुत्तों के बराबर समझा जाता था। आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। उस वीडियो कॉल पर हजारों मील दूर हम दोनों बाप बेटे रो रहे थे। वो खुशी के आंसू थे, वो सदियों के अपमान के धुलने के आंसू थे। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ चौथे नंबर पर आने की नहीं है। यह कहानी तो अब शुरू हुई है। रैंकिंग तो बस 1 नंबर है। असली बदलाव तो जमीन पर हो रहा है। अगले दिन कॉन्फ्रेंस में जो हुआ उसने मुझे और भी ज्यादा चौंका दिया। अगले दिन का सत्र था भविष्य की अर्थव्यवस्था पर। और अंदाजा लगाइए कि मुख्य वक्ता कौन था। कोई अमेरिकी नहीं, कोई यूरोपियन नहीं। मुख्य वक्ता एक भारतीय महिला थी। साही पहने, माथे पर बिंदी लगाए वह स्टेज पर ऐसे चल रही थी जैसे शेरनी अपने इलाके में चलती है। उनका नाम था डॉ अनीता। वह भारत के डिजिटल क्रांति की प्रमुख आर्किटेक्ट्स में से एक थीं। जब डॉ अनीता ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने अंग्रेजी में नहीं बल्कि नमस्ते से शुरुआत की। पूरा हॉल शांत हो गया। उन्होंने कहा, दुनिया हमें बाजार समझती है, हम खुद को परिवार समझते हैं। दुनिया मुनाफे के पीछे भागती है, हम कल्याण के पीछे भागते हैं। उन्होंने स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया। वह वीडियो किसी हाईटेक लैब का नहीं था। वह वीडियो भारत के एक छोटे से गांव का था। उसमें एक दादी मां जो शायद 80 साल की होंगी, एक QR कोड स्कैन करके सब्जी वाले को पैसे दे रही थीं। हॉल में बैठे विदेशी यह देखकर दंग रह गए। उनके देशों में आज भी लोग कैश और कार्ड के झमेले में फंसे हैं, और यहां भारत का एक आम नागरिक जो शायद पढ़ना लिखना भी ठीक से नहीं जानता, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे कर रहा है जैसे सांस ले रहा हो। एक अमेरिकी बैंकर ने हाथ खचा किया और पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? आपके यहां तो इंटरनेट की समस्या थी, लोग गरीब हैं, वो स्मार्टफोन कैसे चला लेते हैं? डॉ अनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही तो आप नहीं समझे। आपने टेक्नोलॉजी को अमीर लोगों का खिलौना बना दिया। हमने टेक्नोलॉजी को आम आदमी की ताकत बना दिया। हमने डेटा को तेल से भी सस्ता कर दिया। हमने भरोसा किया अपने लोगों पर, और जब आप आम आदमी को ताकत देते हैं तो वो चमत्कार करता है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे याद आया कि कैसे मेरे घर के पास बैठने वाला मोची अब नकद पैसे लेने के बजाय कहता है, भैया स्कैन कर दो। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ, यह एक तपस्या थी। भाइयों, कहानी आगे बढ़ती है। जिनेवा की उस शाम के बाद अगली सुबह का सत्र और भी महत्वपूर्ण था। विषय था वैश्विक संकट और नेतृत्व। यानी जब दुनिया पर मुसीबत आती है तो कौन सा देश आगे आकर दुनिया को बचाता है। मेरे मन में फिर से वो पुराने डर जाग उठे। मुझे याद आया वो भयानक समय, वो 2 साल पहले का दौर जब पूरी दुनिया एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रही थी। वो महामारी का दौर, आपको याद है ना?
जब सड़कों पर सन्नाटा था और हम सब अपने घरों में बंद थे। उस समय पश्चिमी मीडिया, यही विदेशी अखबार, भारत के बारे में क्या लिख रहे थे। मुझे आज भी वो हेडलाइन याद है जो न्यूयॉर्क के एक बड़े अखबार ने छापी थी। उन्होंने लिखा था, भारत में प्रलय आने वाला है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। उन्होंने कहा था कि करोड़ों लोग मरेंगे और भारत दुनिया के लिए बोझ बन जाएगा। हॉल में बैठे एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने माइक संभाला। उसने बड़े गर्व से कहा, अमेरिका ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई। हमने दुनिया को रास्ता दिखाया। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा यह सुन रहा था और मेरा खून खौल रहा था। मैंने हाथ खशा किया। मॉडरेटर ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं खाचा हुआ और मैंने उस अमेरिकी विशेषज्ञ की आंखों में देखकर कहा, सर, आपने वैक्सीन बनाई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब वैक्सीन बन गई तो आपने क्या किया? आपने अपने गोदाम भर लिए। आपने अपनी आबादी से 5 गुना ज्यादा टीका जमा कर लिया, जबकि गरीब देश एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। क्या इसे आप नेतृत्व कहते हैं? हॉल में सन्नाटा छा गया। वो अमेरिकी विशेषज्ञ कुछ बोल नहीं पाया। मैंने अपनी बात जारी रखी। जब आप लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, जब आप मास्क और दवाइयों पर कब्जा कर रहे थे, तब मेरे देश ने क्या किया? हमने अपने शास्त्रों को याद किया। हमारे वेदों में लिखा है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। हमने यह नहीं सोचा कि पहले हम बचेंगे फिर दूसरों को बचाएंगे। हमने सोचा कि अगर पड़ोसी का घर जल रहा है तो हम अपने घर में चैन से नहीं सो सकते। मुझे याद आया वो दिन जब हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया के उन छोटे छोटे देशों को वैक्सीन भेजने का फैसला किया जिन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया था। नेपाल, बांग्लादेश, ब्राजील और अफ्रीका के वो देश जिनका नाम भी शायद यहां बैठे कई लोगों को नहीं पता होगा। मैंने हॉल में बैठे लोगों को एक किस्सा सुनाया। सुनिए, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। जब भारत की फ्लाइट वैक्सीन लेकर ब्राजील पहुंची थी तो वहां के राष्ट्रपति ने क्या कहा था पता है? उन्होंने हनुमान जी की फोटो शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे और लक्ष्मण जी की जान बचाई थी, वैसे ही आज भारत हमारे लिए संजीवनी लेकर आया है। यह सुनकर हॉल में बैठे ब्राजील के प्रतिनिधि ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। मैंने कहा, यह है असली ताकत। ताकत वो नहीं है कि आपके पास कितने परमाणु बम हैं। ताकत वो है कि जब दुनिया मुसीबत में हो तो वो किसकी तरफ उम्मीद से देखती है। आज दुनिया अमेरिका की तरफ नहीं, भारत की तरफ देख रही है। मेरे बगल में बैठे हंस ने, जो कल तक मेरा मजाक उड़ा रहा था, धीरे से पूछा, लेकिन तुम लोगों ने यह सब मैनेज कैसे किया? इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा देश। हमें लगा था तुम लोग टूट जाओगे। मैं मुस्कुराया। हंस, तुमने हमारे अस्पतालों की टूटी दीवारें देखी, लेकिन तुमने हमारे डॉक्टर और नर्सों का फौलादी जिगर नहीं देखा। तुमने वो नहीं देखा जब हमारी आशा बहनें गांव गांव जाकर धूप और बारिश में पैदल चलकर लोगों को टीका लगा रही थीं। हमारे यहाँ नौकरी को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं माना जाता, हमारे यहाँ काम को सेवा माना जाता है। जब मुसीबत आती है तो भारत का हर नागरिक सैनिक बन जाता है। मैंने उसे याद दिलाया कि कैसे हमारे गुरुद्वारों ने ऑक्सीजन लंगर लगाए थे, कैसे मंदिरों ने अपने खजाने खोल दिए थे, कैसे आम लोगों ने, जिनके पास खुद खाने को कम था, उन्होंने भी दूसरों को खाना खिलाया। यही वो मिट्टी है हंस, मैंने भावुक होकर कहा, जिसने हमें झुकने नहीं दिया। हमने अपनी वैक्सीन खुद बनाई, हमने किसी के सामने भीख नहीं मांगी। और आज उसी कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने न सिर्फ हमें बचाया, बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को बचाया। इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता, इसे कहते हैं भारत। लंच ब्रेक के दौरान एक बुजुर्ग अफ्रीकी राजनयिक मेरे पास आए। उनके बाल सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने टूटी फूटी हिंदी में कहा, बेटा शुक्रिया। मैं हैरान रह गया। शुक्रिया किस लिए सर? उन्होंने कहा, जब यूरोप ने हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, जब अमेरिका ने फोन उठाना बंद कर दिया था, तब भारत ने हमें दवाइयां भेजी। अगर भारत न होता तो आज मेरा पोता जिंदा न होता। हम भारत का यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मेरी आंखों में फिर से पानी आ गया। यह सम्मान, यह दुआएं किसी भी रैंकिंग, किसी भी जीडीपी नंबर से बहुत बाई थीं। मुझे लगा कि असली महाशक्ति वो है जो दिलों पर राज करती है, न कि बाजारों पर। दोपहर के सत्र में चर्चा दवाइयों और इलाज पर थी।
दुनिया भर में दवाइयां बहुत महंगी हो गई हैं। एक कैंसर की दवा लाखों में आती है। गरीब आदमी तो इलाज कराने से पहले ही दम तोड़ देता है। लेकिन यहां भी भारत का डंका बज रहा था। स्क्रीन पर आंकड़े दिखाए गए दुनिया की 60% वैक्सीन भारत में बनती है। दुनिया की सबसे सस्ती और अच्छी दवाइयां भारत से आती हैं। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जा रहा था। एक ब्रिटिश पत्रकार ने सवाल उठाया, लेकिन क्या सस्ती दवाइयां अच्छी होती हैं? क्या हम उनकी क्वालिटी पर भरोसा कर सकते हैं? यह वही पुराना घिसा पिटा पश्चिमी अहंकार था। उन्हें लगता है कि अगर कोई चीज सस्ती है तो वो खराब होगी। उन्हें यह समझ नहीं आता कि हम मुनाफाखोर नहीं हैं। इससे पहले कि मैं जवाब देता, एक अमेरिकी डॉक्टर खचा हो गया। उसने माइक लिया और कहा, मां कीजिए। मैं आपकी बात काटना चाहता हूं। मैं ह्यूस्टन के एक बने अस्पताल में काम करता हूं। मेरे पास मरीज आते हैं जो अमेरिका में इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। मैं उन्हें भारत भेजता हूं। वहां जिस कीमत में उनका पूरा इलाज, रहना, खाना और हवाई जहाज का किराया हो जाता है, उतने में अमेरिका में सिर्फ एक MRI होता है और वो मरीज ठीक होकर वापस आते हैं। तो भारत की क्वालिटी पर सवाल उठाना बंद कीजिए। हमें उनसे सीखना चाहिए कि कम खर्च में अच्छी सेवा कैसे दी जाती है। हॉल में तालियां बजीं। उस ब्रिटिश पत्रकार का चेहरा देखने लायक था। मुझे अपने शहर का सरकारी अस्पताल याद आ गया। हाँ, वहां भी होती है। हाँ, वहां शोर होता है, लेकिन वहां कोई भी मरीज खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे वो रिक्शा वाला हो या भिखारी। डॉक्टर उसकी नब्ज जरूर टटोलता है। हमारे यहां इलाज व्यापार नहीं है, इलाज धर्म है। शाम को मैं झील के किनारे टहल रहा था। मेरे मन में एक संतोष था। सदियों से हमें बताया गया था कि हमारा जीवन सस्ता है। अंग्रेजों के पैमाने में अकाल पड़ते थे और लाखों लोग मर जाते थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज हम उस स्थिति में हैं कि हम दुनिया की जान बचा रहे हैं। मैंने एक बेंच पर बैठकर अपनी डायरी निकाली। मैं हमेशा अपने साथ एक छोटी डायरी रखता हूं। मैंने उसमें लिखा, आज मैंने देखा कि दुनिया बदल रही है। अब ताकत का मतलब सिर्फ बंदूकें नहीं है। अब ताकत का मतलब है करुणा, और करुणा के मामले में भारत विश्व गुरु है। तभी मेरा फोन बजा। मेरी पत्नी का फोन था। सुनो, उसने कहा, पौस वाली शर्मा आंटी का बेटा वापस आ गया है। कहां से? मैंने पूछा। यूक्रेन से, युद्ध के बीच से। सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाकर सबको निकाल लिया। कहते हैं वहां हमारे तिरंगे को देखकर न सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तानी और दूसरे देशों के छात्र भी बच निकले। तिरंगा अब सुरक्षा की गारंटी बन गया है। मेरा सीना गर्व से फूल गया। मुझे याद आया वो वीडियो जिसमें एक युद्धग्रस्त क्षेत्र में बस पर भारत का झंडा लगा था और दोनों तरफ की सेनाओं ने गोलीबारी रोक दी थी ताकि बस निकल सके। यह है मेरे देश का रुतबा। मैंने मन ही मन कहा, भाइयों, यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ। यह हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या है। यह हमारे नेताओं की दृढ़ इच्छा शक्ति है और सबसे बीक कर यह 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास है। लेकिन रुकिए, अभी तो मैंने सिर्फ स्वास्थ्य और मानवता की बात की है। अभी तो असली चमत्कार देखना बाकी है। वो चमत्कार जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन शायद आप उसे रोज देखते हैं इसलिए महसूस नहीं करते। मैं बात कर रहा हूं उन लोहे की पटरियों की, उन सड़कों की, उन पुलों की जो भारत को जोड़ रहे हैं। अगले दिन की कॉन्फ्रेंस का विषय था इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहां जो हुआ उसने तो यूरोप वालों की बोलती ही बंद कर दी। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत में ऐसी ट्रेनें चलेंगी जिनमें पानी का गिलास भी नहीं छलकेगा? क्या आपने सोचा था कि हमारे यहां समुद्र के ऊपर ऐसे पुल बनेंगे जो इंजीनियरिंग का नमूना होंगे? अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत अपने पुराने ढांचे को तोड़कर नया भारत बना रहा है। कैसे हमारी वंदे भारत ने बुलेट ट्रेन वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। भाइयों, अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो लोहे और कंक्रीट का है, लेकिन जिसने दुनिया के सामने भारत की रीढ़ को फौलादी बना दिया। अगले दिन जिनेवा के उस बड़े हॉल में जब इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास का सत्र शुरू हुआ तो स्क्रीन पर सबसे पहले चीन की तस्वीरें दिखाई गईं। उनकी बुलेट ट्रेन, उनके पुल। लोग तालियां बजा रहे थे। फिर अमेरिका के हाईवे दिखाए गए। लोग फिर तालियां बजा रहे थे। मुझे पता था कि अब भारत की बारी है। मेरे बगल में बैठा वो जर्मन पत्रकार हंस फिर से मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, अब क्या दिखाएंगे? वही टूटी हुई सड़कें, वही पुरानी ट्रेनें जिनमें लोग छतों पर बैठकर सफर करते हैं, वही बैलगाड़ियां जो हाईवे पर ट्रैफिक जाम करती हैं। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आया बल्कि दया आई।
उसे पता ही नहीं था कि पिछले कुछ सालों में मेरा देश कितना बदल गया है। उसे पता ही नहीं था कि जिस भारत की तस्वीर उसके दिमाग में छपी है वो 15-20 साल पुरानी है। अचानक हॉल की लाइट्स धीमी हुई और स्क्रीन पर एक वीडियो चला। वह वीडियो किसी विदेशी जगह का नहीं था, वह वीडियो जम्मू कश्मीर का था। स्क्रीन पर एक विशाल पुल दिखाई दिया जो बादलों के ऊपर तैर रहा था। नीचे गहरी खाई थी और नदी एक पतली लकीर जैसी दिख रही थी। एंकर की आवाज गूंजी, देवियों और सज्जनों, एफिल टावर से भी ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब ब्रिज, भारत। हॉल में एक सन्नाटा छा गया। लोग अपनी कुर्सियों से आगे झुक गए। एक फ्रांसीसी इंजीनियर जो शायद एफिल टावर पर बहुत गर्व करता था, उसने अपना चश्मा उतारा और स्क्रीन को घूरने लगा। यह एफिल टावर से ऊंचा है? उसने अविश्वास से पूछा। मैंने गर्व से सीना चौड़ा करके कहा, जी हां सर, और यह सिर्फ ऊंचा नहीं है, यह इतना मजबूत है कि बम धमाकों और भूकंप को भी झेल सकता है। यह हमारे इंजीनियरों का कमाल है। यह उसी भारत का कमाल है जिसे आप सपेरों का देश कहते थे। फिर स्क्रीन बदली। अब वहां वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ रही थी। सैद और नारंगी रंग की वो ट्रेन हवा से बातें करती हुई। उसके अंदर का ननारा किसी हवाई जहाज से कम नहीं था। ऑटोमेटिक दरवाजे, घूमने वाली कुर्सियां और वो रफ्तार। हंस का मुंह खुला रह गया। यह भारत में बनी है या जापान से खरीदी है? उसने हकलाते हुए पूछा। मैं जोर से हंसा। हंस बाबू, यह मेड इन इंडिया है। इसका एक एक पुर्जा, एक एक नट बोल्ट मेरे देश की फैक्ट्री में बना है। और मजे की बात बताऊं, यह ट्रेन हमने विदेशी ट्रेनों से आधे से भी कम दाम में बनाई है। इसे कहते हैं भारतीय इंजीनियरिंग। मैंने उसे एक वीडियो दिखाया जो मेरे फोन में था। वह वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक गिलास पानी वंदे भारत ट्रेन की टेबल पर रखा था और ट्रेन 180 की स्पीड पर चल रही थी, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं छलकी। देख रहे हो हंस, मैंने कहा, यह है स्थिरता, यह है संतुलन। पहले हमारी ट्रेनों में चाय का कप हाथ में पकड़ना मुश्किल होता था। आज हम पानी का गिलास बिना सहारे के रख सकते हैं। यह बदलाव है। मराबी का दोनों करेगा। यह है स्थिरता। फिर स्क्रीन पर सचकों का जाल बिछा हुआ दिखाई दिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, समंदर के ऊपर बना अटल सेतु, पहाड़ों को चीरकर बनाई गई अटल टनल। एक ब्रिटिश पत्रकार ने हाथ उठाया। लेकिन सर, उसने कहा, इतनी जल्दी यह सब कैसे बन गया? ब्रिटेन में एक छोटी सी सड़क बनाने में हमें 5 साल लग जाते हैं। कागजी कार्रवाई, मंजूरी, इसमें ही सब अटक जाता है। स्टेज पर मौजूद भारतीय प्रतिनिधि जो गडकरी जी के विभाग से थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम, यही तो नए भारत की रफ्तार है। हम अब कछुए की चाल नहीं चलते। आज भारत में मैं दोहराता हूं, हर रोज 30-40 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन रहा है। जितनी देर में आप लंदन में अपनी फाइल पर साइन करती हैं, उतनी देर में हमारे यहां एक नया पुल तैयार हो जाता है। हॉल में बैठे लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरों पर जो अविश्वास था वो अब आदर में बदल रहा था। मुझे याद आया मेरा अपना अनुभव। जब मैं छोटा था तो मेरे गांव से शहर जाने में 4 घंटे लगते थे। सड़क में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क थी। धूल फांकते हुए, बस के धक्के खाते हुए हम पहुंचते थे। और आज उसी रास्ते पर मक्खन जैसी सड़क है। अब 4 घंटे का रास्ता 45 मिनट में तय हो जाता है। यह सिर्फ समय की बचत नहीं है भाइयों, यह गरिमा की बात है। जब एक किसान अपनी फसल लेकर अच्छी सड़क से शहर जाता है तो उसकी सब्जी तारी रहती है, उसे अच्छे दाम मिलते हैं। जब एक एम्बुलेंस अच्छी सड़क से मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाती है तो एक जान बचती है। सकें सिर्फ तारकोल और गिट्टी नहीं होती, जकें देश की धमनियां होती हैं। लेकिन असली झटका तो विदेशियों को तब लगा जब बात डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आई। आप जानते हैं ना, हम भारतीय जेब में नकद लेकर चलना अब पसंद नहीं करते। सब्जी वाले से लेकर मॉल तक हर जगह वो छोटा सा QR कोड लगा होता है। कॉन्फ्रेंस में एक अमेरिकी बैंकर बोल रहा था। वह बता रहा था कि अमेरिका में क्रेडिट कार्ड सिस्टम कितना पुराना और मजबूत है। वह अपनी बात खत्म करके नीचे उतरा। उसके बाद एक भारतीय युवक स्टेज पर गया। वह कोई बड़ा नेता नहीं था, वह बेंगलोर का एक स्टार्टअप चलाने वाला लड़का था। उसने जेब से अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाया। वीडियो में एक नारियल पानी वाला ठेले पर खसा था। एक ग्राहक आया, उसने नारियल पानी पिया और अपने फोन से स्कैन करके पेमेंट कर दिया। तुरंत उस छोटे से साउंड बॉक्स से आवाज आई, 50 रुपये प्राप्त हुए। वह लड़का बोला, देवियों और सज्जनों, यह आवा,
यह 50 रुपये प्राप्त हुए कि आवा, यह नए भारत का संगीत है। हॉल में हंसी गूंज उठी, लेकिन वह लड़का गंभीर था। उसने आगे कहा, अमेरिका में आप अभी भी कार्ड स्वाइप करते हैं, साइन करते हैं और फिर रसीद का इंतजार करते हैं। इसमें 2 मिनट लगते हैं। भारत में यह काम 2 सेकंड में होता है, और यह सिर्फ शहरों में नहीं, हमारे छोटे छोटे गांवों में भी हो रहा है। आज दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन अकेले भारत में होता है। मेरे बगल में बैठा हंस अपना सिर खुजा रहा था। मतलब तुम लोग नकद नहीं रखते? जरूरत ही नहीं पड़ती, मैंने जवाब दिया। हंस, जब तुम लोग चेकबुक भरना सीख रहे थे, हमने उसे छोड़ दिया। हम सीधे भविष्य में कूद गए। इसे यूपी कहते हैं, और यह इतना आसान है कि मेरी 70 साल की मां भी इसका इस्तेमाल करती है। तभी एक जापानी प्रतिनिधि हंसा हुआ। जापान टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। उसने पूछा, क्या हम यह तकनीक भारत से सीख सकते हैं? हमारे यहां अभी भी कैश बहुत चलता है। यह सुनना मेरे कानों के लिए संगीत जैसा था। जापान, वो देश जिससे हमने मारुति कार बनाना सीखा, वो देश जिसकी हम मिसाल देते थे, आज वो हमसे हमारी तकनीक मांग रहा था। मैंने हंस की तरफ देखा और आंख मारी। क्यों हंस बाबू, अब कौन 15वें नंबर पर है और कौन टॉप पर? हंस चुप था। वह अपनी नोटबुक में कुछ तेजी से लिख रहा था। मैंने झांक कर देखा। वह लिख रहा था, द स्लीपिंग जायंट हैज वोकन अप, सोता हुआ राक्षस जाग गया है। लेकिन यह सब सिर्फ मशीनों और कोड्स की बात नहीं थी। यह सब हमारी मानसिकता के बदलाव की कहानी थी। मुझे याद है, कुछ साल पहले तक हम कहते थे, अरे छो यार, भारत में कुछ नहीं हो सकता, यहां तो सब ऐसे ही चलेगा। हम अपनी गंदगी, अपनी अव्यवस्था के आदी हो चुके थे। हम विदेशों की फोटो देखकर आहें भरते थे। लेकिन आज जब मैं दिल्ली के नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा को देखता हूं, जब मैं भारत मंडपम को देखता हूं जहां गबीस हुआ था, तो मुझे लगता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद शाम को चाय पीते हुए मेरी मुलाकात एक बूझे जर्मन इंजीनियर से हुई। वह रिटायर हो चुका था, लेकिन भारत को बहुत मानता था। उसने मुझसे हिंदी में बात की, थोड़ी टूटी फूटी लेकिन बहुत प्यारी। उसने कहा, बेटा, मैंने 1980 में भारत देखा था। तब वहां सिर्फ धूल और गरीबी थी। आज मैं स्क्रीन पर जो देख रहा हूं वो चमत्कार है। जानते हो सबसे बड़ी बात क्या है? मैंने पूछा, क्या अंकल? सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। चीन ने विकास किया, लेकिन अपना सब कुछ तो ना दिया। तुम लोगों ने विकास भी किया और अपने मंदिरों को भी सजाया। तुमने राम मंदिर भी बनाया और इसरो का रॉकेट भी छोड़ा। तुम जेट और फल दोनों को साथ लेकर चल रहे हो। उसकी यह बात मेरे दिल को छू गई। सच में यही तो भारत है। हम आधुनिक हैं, लेकिन हम अपनी जजों से जुड़े हैं। हम जीन्स पहनते हैं, लेकिन बमों के पैर छूना नहीं भूलते। हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, लेकिन काम शुरू करने से पहले उस पर टीका लगाते हैं। उस रात मैंने अपने बेटे को फोन किया, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। बेटा, मैंने कहा, तू विदेश जाने की सोच रहा था ना मास्टर्स के लिए? हाँ पापा, जर्मनी या अमेरिका सोच रहा हूं, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, एक बार फिर सोच ले। आज यहां जिनेवा में जर्मनी और अमेरिका के लोग भारत की बात कर रहे हैं। जिस देश को दुनिया भविष्य मान रही है, उसे छोड़कर तू उस देश में क्यों जाना चाहता है जो अब इतिहास बन रहा है? बेटा चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, पापा, आप सही कह रहे हैं। मैंने भी सुना है कि यहां अब बहुत अवसर हैं। स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, बड़ी कंपनियां आ रही हैं। सिर्फ अवसर नहीं बेटा, मैंने समझाया, इज्जत भी। अब हम लेबर सप्लाई करने वाला देश नहीं हैं, हम लीडर सप्लाई करने वाला देश हैं। अगर तुझे कुछ बनाना है तो अपने देश में बना, अपनी मिट्टी का कर्ज चुका। उसने कहा, ठीक है पापा, मैं यहीं रहूंगा। मैं भी इस नए भारत को बनाने में अपना हाथ लगाऊंगा। फोन रखकर मुझे बहुत सुकून मिला। यह सिर्फ मेरे बेटे का फैसला नहीं था, यह उन लाखों युवाओं का फैसला है जो अब भारत को छोड़कर भागना नहीं चाहते, बल्कि भारत को बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तक तो हमने सिर्फ लोहे, लश्कर और पैसों की बात की, लेकिन भारत की असली शक्ति यह सब नहीं है। भारत की असली शक्ति वो है जिसे कोई छू नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। वो शक्ति जिसने हजारों साल तक हमें जिंदा रखा जब बबाए बबाए साम्राज्य मिट गए। अगले दिन का विषय था संस्कृति और सॉफ्ट पावर, यानी योग, आयुर्वेद, सिनेमा और हमारी जीवन शैली। वहां जो हुआ वो तो किसी जादू से कम नहीं था।
जब एक विदेशी महिला ने स्टेज पर आकर संस्कृत का श्लोक सुनाया और बताया कि कैसे गीता ने उसे डिप्रेशन से बचाया, तो हॉल में बैठे हर भारतीय का सिर ऊंचा हो गया। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे हमारे नमस्ते ने दुनिया के हैंडशेक को रिप्लेस कर दिया? कैसे हमारी हल्दी वाला दूध अब दुनिया में गोल्डन लट्टे बनकर बिक रहा है? अगले भाग में मैं आपको ले चलूंगा उस आध्यात्मिक सफर पर जिसने दुनिया को भारत के चरणों में झुका दिया। भाइयों और बहनों, लोहे के पुल और कंक्रीट की इमारतें देश का शरीर बनाती हैं, लेकिन संस्कृति देश की आत्मा होती है। जिनेवा के उस हॉल में मुझे इसी आत्मा का साक्षात दर्शन हुआ। अगले दिन जब मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचा तो माहौल कुछ अलग था। आज कोई ग्राफ या चार्ट नहीं दिखाए जा रहे थे। आज बात हो रही थी जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग पर। मैं अपनी सीट पर बैठा ही था कि मंच पर एक अमेरिकी महिला आई। वह किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ थी। सूट बूट में थी, चेहरे पर तनाव साथ दिख रहा था। उसने माइक संभाला और कहा, मेरे पास दौलत है, शोहरत है, दुनिया भर में मेरे ऑफिस हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी। मैं डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी। पूरा हॉल शांत था। सब सोच रहे थे कि यह क्या कह रही है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मुझे एक रास्ता मिला, एक ऐसा रास्ता जो हारों साल पुराना है लेकिन मेरे लिए नया था। मुझे शांति मिली योग में, मुझे नींद मिली ध्यान में। उसने अपनी आंखें बंद की और स्टेज पर ही सबके सामने ओम का उच्चारण किया। ओम की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हम जिनेवा में नहीं, ऋषिकेश या काशी के घाट पर बैठे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने आंखें खोली तो उसने कहा, भारत ने दुनिया को सिर्फ जीरो नहीं दिया, भारत ने दुनिया को जीने का तरीका दिया है। हम पश्चिम वाले शरीर का इलाज करते हैं, भारत वाले मन और आत्मा का इलाज करते हैं। तालियों की गंगाहट से हॉल गूंज उठा। मेरे बगल में बैठा हंस, जो अब तक खामोश था, मेरी तरफ मुआ। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। तुम्हें पता है, उसने कहा, मेरी पत्नी भी हर सुबह सूर्य नमस्कार करती है। वह कहती है कि इससे उसे ऊर्जा मिलती है। पहले हम लोग तुम पर हंसते थे, तुम्हें सपेरों और साधुओं का देश कहते थे। हमें लगता था कि ये लोग तो बस जंगल में रहते हैं, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि असली ज्ञान तो तुम्हारे पास ही था। मुझे हंसी आ गई। मैंने उससे कहा, हंस बाबू, इसे ही कहते हैं वक्त का पहिया। जो चीजें हमारी दादियां नालियां सदियों से करती आ रही थीं, आज तुम लोग उसे वेलनेसेस कहकर अपना रहे हो। लंच ब्रेक हुआ। खाने की मेज पर एक और नहारा था। वहां तरह तरह के व्यंजन थे, पिज्जा, बर्गर, पास्ता। लेकिन सबसे लंबी लाइन कहां थी? भारतीय खाने के स्टॉल पर। गोरे लोग जो कभी मिर्च नहीं खा सकते थे, आज बटर चिकन और दाल मखनी के लिए लाइन में खाए थे। एक फ्रांसीसी शेफ वहां खजा था और लोगों को हल्दी वाला दूध सर्व कर रहा था। मैंने पास जाकर देखा। वहां लिखा था, गोल्डन लाटे, कीमत 5 यूरो, लगभग 450 रुपये। मैं अपना सिर पीटकर हंसने लगा। हमारे घर में जब चोट लगती है तो मां जबरदस्ती हल्दी वाला दूध पिलाती है और हम नाक सिकोड़ते हैं। और यहां ये लोग उसी हल्दी दूध को अमृत समझकर पी रहे थे और उसके लिए 500 रुपये दे रहे थे। एक स्पेनिश लड़की मेरे पास आई। उसने मेरे प्लेट में समोसा देखा और टूटी फूटी हिंदी में बोली, भैया ये बहुत टेस्टी है। मैं हैरान रह गया। तुम्हें हिंदी आती है? थो ही, उसने शर्माते हुए कहा। मैं बॉलीवुड फिल्में देखती हूं। मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है। मैंने पठान और अर्राड़ 10 बार देखी है। उसने अपना फोन निकाला और मुझे एक वीडियो दिखाया। वह और उसके दोस्त स्पेन की सड़कों पर नाटू नाटू गाने पर डांस कर रहे थे। मेरा सीना गर्व से फूल गया। भाइयों, यह छोटी बात नहीं है। हॉलीवुड के पास पैसा है, तकनीक है, लेकिन हमारे पास कहानियां हैं, हमारे पास जज्बात हैं। आज पूरी दुनिया हमारी धुन पर नाच रही है। ऑस्कर में जब हमारा गाना बजा तो वह सिर्फ एक गाना नहीं था, वह भारत की दहाड़ थी। मैंने उस लड़की से पूछा, तुम्हें हमारी फिल्मों में क्या अच्छा लगता है? उसने जो जवाब दिया वो मेरे दिल को छू गया। उसने कहा, आपकी फिल्मों में परिवार होता है। हमारे यहाँ लोग अकेले रहते हैं, माता पिता अलग, बच्चे अलग, लेकिन आपकी फिल्मों में सब साथ होते हैं, एक दूसरे के लिए जान देते हैं। वो प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। काश हमारा समाज भी ऐसा होता। यह सुनकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। हम अक्सर अपनी संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली व्यवस्था को कोसते हैं, उसे पुराना और दकियानूसी मानते हैं, लेकिन दुनिया के लिए वह एक सपना है।
वो अकेलेपन से बीमार हो रहे हैं और हम साथ रहकर भी उसकी कद्र नहीं करते। शाम को एक विशेष सत्र था प्रवासी भारतीय ग्लोबल डायस्पोरा पर, यानी वो भारतीय जो देश से बाहर जाकर बस गए हैं। पहले हम कहते थे ब्रेन ड्रेन, यानी हमारे होशियार बच्चे प लिखकर विदेश चले जाते हैं और वहीं के हो जाते हैं। हमें लगता था कि देश का नुकसान हो रहा है, लेकिन उस दिन स्क्रीन पर कुछ चेहरे दिखाए गए। सुंदर पिचाई गूगल, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक, प्रशी सुनक यूके। एंकर ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को आज कौन चला रहा है? अमेरिकी नहीं, चीनी नहीं, भारतीय चला रहे हैं, चीनी नहीं। हॉल में बैठे एक ब्रिटिश पत्रकार ने हाथ उठाया। उसने छिपकर पूछा, ऐसा क्यों है? भारतीय लोग ही क्यों सीईओ बन रहे हैं? जवाब देने के लिए एक बुजुर्ग प्रोफेसर खाए हुए, वह हार्वर्ड में पहुंचाते थे। उन्होंने कहा, क्योंकि भारतीय लोग बॉसेस की तरह नहीं, पिता की तरह सोचते हैं। वे सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, वे लोगों को देखते हैं। वे संघर्ष से ऊपर उठकर आए हैं। जिसने भारत की भी भरी बस में चौचना सीख लिया, वो दुनिया की किसी भी कंपनी को चला सकता है। हॉल में हंसी और तालियां दोनों गूंज उठीं। मैंने महसूस किया कि हम भारतीय जहां भी जाते हैं, हम सिर्फ नौकरी नहीं करते, हम घुल मिल जाते हैं। हम दूध में शक्कर की तरह हैं। हम अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते। हम व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनाते हैं। हम लंदन की संसद में भी भगवद गीता की कसम खाते हैं। शाम को होटल वापस लौटते समय मेरी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर से हुई। वह पाकिस्तान का था। मुझे भारतीय देखकर वह बहुत खुश हुआ। अरे भाईजान, आप इंडिया से हैं? उसने पूछा। हाँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। उसने गाड़ी चलाते हुए शीशे में मुझे देखा और कहा, सच कहूं भाईजान, हमें आप पर रश्क जलन होता है। हम दोनों साथ आहाद हुए थे, लेकिन आज आप कहां पहुंच गए और हम कहां रह गए। उसकी आवाज में एक दर्द था। आज दुनिया आपकी एमिथत करती है, उसने आगे कहा। जब हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, तो लोग शक की नजरों से देखते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि आप इंडियन हैं, तो लोग इंडियन से देखते हैं। आप लोगों ने सही रास्ता चुना। आपने कलम उठाई, हमने बंदूक उठाई। आज फर्क सामने है। उसकी बातें सुनकर मेरा मन भारी हो गया। यह कोई जीत का जश्न मनाने वाली बात नहीं थी, यह एक गंभीर एहसास था। हमने लोकतंत्र को चुना, हमने शिक्षा को चुना, हमने सबका साथ को चुना। उसी का फल आज हमें मिल रहा है। होटल पहुंचकर मैंने टीवी ऑन किया। वहां एक डिबेट चल रही थी। विषय था, क्या भारत अगला सुपर पावर है? 10 साल पहले ऐसी डिबेट में लोग हंसते थे, आज सब गंभीर थे। एक चीनी एक्सपर्ट कह रहा था, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। उनके पास भूख है, कुछ कर गुजरने की आग है। तभी मेरा ध्यान मेरी मेक पर रखी गीता पर गया। मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूं। मैंने उसे खोला। एक श्लोक था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मुझे लगा कि यह श्लोक सिर्फ भगवान के अवतार लेने के लिए नहीं है, यह भारत देश के लिए भी है। जब जब दुनिया में अंधेरा छाएगा, जब जब दुनिया को रास्ता नहीं मिलेगा, भारत रोशनी बनकर खचा होगा। मेरे देश में हजारों कमियां हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम परफेक्ट हैं। हमारे यहां अभी भी गरीबी है, अभी भी गंदगी है, अभी भी झग्गुए हैं, लेकिन हमारे पास वो है जो दुनिया के पास नहीं है, गिरकर संभलने की ताकत। हम वो लोग हैं जो भूकंप में अपना सब कुछ खो देते हैं, लेकिन अगले दिन मलबे के ढेर पर बैठकर चाय पीते हैं और कहते हैं, चल भाई फिर से बनाते हैं। हम वो लोग हैं जो कोरोना में अपनों को खोने के बाद भी दूसरों की मदद के लिए खड़े हो गए। यही जज्बा हमें सुपर पावर बनाएगा। मुझे याद आया कि कल कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है। कल भविष्य की घोषणा, फ्यूचर डिक्लेरेशन होने वाली है। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। मैंने अपनी खिड़की खोली। जिनेवा की ठंडी हवा अंदर आई। मैंने गहरी सांस ली। इस हवा में बदलाव की खुशबू थी, एक ऐसे बदलाव की जिसका केंद्र मेरा प्यारा भारत था। दोस्तों, क्या आपको गर्व नहीं होता जब आप अपने फोन में मेड इन इंडिया देखते हैं, जब आप चंद्रयान को चांद पर उतरते देखते हैं, जब आप किसी विदेशी को नमस्ते करते देखते हैं? यह गर्व सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी है, क्योंकि यह देश किसी एक नेता या पार्टी से नहीं बनता। यह देश बनता है उस किसान से जो धूप में जलता है, उस मजदूर से जो पत्थर तोड़ता है, उस गृहिणी से जो घर का बजट संभालती है, और उस युवा से जो रात भर जागकर पचाई करता है। आप सब भारत हैं। आप सब इस कहानी के हीरो हैं।
भाइयों और बहनों, जिनेवा में वह मेरी आखिरी सुबह थी और वह सुबह मेरे जीवन की सबसे सुनहरी सुबह थी। कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर सूरज निकल रहा था। उसकी किरणें स्विट्जरलैंड की बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर पाड़ रही थीं और वे सोने की तरह चमक रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे आज दुनिया के नक्शे पर मेरा भारत चमक रहा है। अंतिम सत्र का नाम था भविष्य की दिशा, द वे फॉरवर्ड। इसमें दुनिया के सभी बड़े नेताओं को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने थे। यह तय करना था कि आने वाले 25 सालों में दुनिया किस दिशा में जाएगी, और आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि उस दिशा को दिखाने वाला कंपास किसके हाथ में था? वह भारत के हाथ में था। मंच पर संयुक्त राष्ट्र उनके एक वरिष्ठ अधिकारी आए। उन्होंने बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, पिछली सदी में दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे। हमने विनाश देखा, परमाणु बम देखे। हमने पश्चिम का मॉडल अपनाया जहां पैसा भगवान था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन, नफरत और अकेलेपन की बीमारी। अब हमें एक नया मॉडल चाहिए, एक ऐसा मॉडल जो इंसान को प्रकृति से जोड़े, जो विज्ञान को संस्कार से जोड़े, और वह मॉडल हमें सिर्फ एक जगह मिल सकता है, भारत में। जब उन्होंने यह कहा तो पूरा हॉल खसा हो गया। यह सम्मान किसी राजनेता के लिए नहीं था, यह सम्मान उस विचारधारा के लिए था जिसे हम सनातन कहते हैं। वह विचारधारा जो चींटी को भी आटा खिलाती है और नदियों को भी मां मानती है। मेरे बगल में बैठे हंस ने, जो अब मेरा दोस्त बन गया था, मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में नमी थी। उसने कहा, मेरे दोस्त, मुझे मान करना। मैंने तुम्हारे देश को समझने में बहुत देर कर दी। तुम लोग सिर्फ एक देश नहीं हो, तुम लोग एक सभ्यता हो जो कभी नहीं मरती। मैंने हंस को गले लगाया और कहा, देर आए दुरुस्त आए। हंस बाबू, भारत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने शरणार्थियों को भी राजा बनाया है। आओ हमारे साथ चलो। उस पल मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आ गई। जब मैं छोटा था तो हमारे स्कूल में 15 अगस्त को लड्डू बंटते थे। हम बच्चे सिर्फ लड्डू के लिए स्कूल जाते थे। तिरंगे को सलामी देते वक्त हमें आहादी का मतलब नहीं पता था। हमें लगता था कि आहादी का मतलब है छुट्टी। लेकिन आज इस विदेशी धरती पर खड़े होकर मुझे असली आहादी का मतलब समझ आ रहा था। आहादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों के जाने से नहीं था। असली आहादी वह है जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। असली आहादी वह है जब आपको अपनी भाषा बोलने में शर्म न आए। असली आहादी वह है जब दुनिया आपके फैसलों का इंतजार करे। आज भारत आहाद है गरीबी की जंजीरों से, हीन भावना की जंजीरों से और हम नहीं कर सकते वाली सोच से। समारोह खत्म होने के बाद मैं होटल के अपने कमरे में वापस आया और अपना सामान पैक करने लगा। मेरा फ्लाइट का समय हो रहा था, लेकिन मेरा मन भारी था, खुशी से भारी। मैंने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और उसमें एक पत्र लिखने लगा। यह पत्र किसी अखबार के संपादक के लिए नहीं था, यह पत्र आप सबके लिए था, मेरे देशवासियों के लिए। मैं आपको वह पत्र पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मेरे प्यारे भारतवासियों, आज मैं जिनेवा से यह लिख रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। वे हमें उम्मीद की नौरों से देख रहे हैं, लेकिन यह जीत, यह सम्मान, यह चौथा स्थान, यह कोई मंजिल नहीं है। यह तो सिर्फ एक पड़ाव है। हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है। अक्सर हम भारतीयों में एक आदत होती है, हम जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा अच्छा हुआ कि हम खुश हो जाते हैं और आराम करने लगते हैं। हम सोचते हैं, अरे अब तो हम महान बन गए। लेकिन याद रखना, जो पेड़ जितना ऊंचा होता है, आंधी का खतरा उस पर उतना ही ज्यादा होता है। अब जब हम ऊपर चाँच रहे हैं तो दुनिया की नौरें हम पर हैं। हमारी एक छोटी सी गलती और वे फिर से हम पर उंगली उठाएंगे। हमें अपनी चलता है वाली आदत छोड़नी होगी। सड़क पर कचरा फेंक दिया, चलता है। काम में थोड़ी कमी छोड़ दी, चलता है। ट्रैफिक नियम तोड़ दिया, चलता है। नहीं भाइयों, अब नहीं चलेगा। अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें अपने चरित्र को बदलना होगा। हमें जापान जैसी अनुशासन, जर्मनी जैसी सटीकता और अमेरिका जैसी मार्केटिंग सीखनी होगी, लेकिन दिल अपना भारतीय रखना होगा। आज हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है हमारे युवा। हमारी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। दुनिया बूढ़ी हो रही है, भारत जवान हो रहा है। यह जवानी सिर्फ इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए नहीं है, यह जवानी देश बनाने के लिए है। मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं जो मुझे सुन रहे हैं, दोस्तों, तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन है,
लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में स्मार्ट विचार हैं? तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर नौकरी कर सकते हो, लेकिन क्या तुम में यह जज्बा है कि तुम भारत में रहकर 10 लोगों को नौकरी दे सको? तुम्हारे दादा परदादा ने आजादी की लड़ाई लाली थी। उन्होंने लाठियां खाई, जेल गए ताकि तुम खुली हवा में सांस ले सको। आज तुम्हारी लड़ाई अलग है। आज तुम्हारी लड़ाई गरीबी से है, अशिक्षा से है, भ्रष्टाचार से है। तुम्हें बंदूक नहीं उठानी, तुम्हें अपना काम ईमानदारी से करना है। अगर तुम एक छात्र हो तो ऐसे पढ़ो कि नोबेल पुरस्कार भारत आए। अगर तुम एक किसान हो तो ऐसी खेती करो कि दुनिया हमारा अनाज खाए। अगर तुम एक व्यापारी हो तो ऐसा सामान बनाओ जिस पर मेड इन इंडिया लिखा हो और दुनिया उसे लाइन लगाकर खरीदे। हर छोटा काम देश सेवा है। बॉर्डर पर खचा जवान सिर्फ वर्दी में नहीं होता। जो डॉक्टर ईमानदारी से इलाज करता है वो भी सैनिक है। जो शिक्षक दिल से पुछाता है वो भी सैनिक है। जो सफाई कर्मचारी सुबह हमारी सचकें सान करता है वो भी देश की रक्षा कर रहा है। हमें बिखरना नहीं है। हमें जाति, धर्म और भाषा के नाम पर लानना नहीं है। यही वो चीज है जिसका फायदा दुश्मन उठाते हैं। जब हम अंदर से लालते हैं तो बाहर वाले हंसते हैं। याद रखना, जब चंद्रयान चांद पर उतरा था तो उसने यह नहीं पूछा था कि उसे बनाने वाला वैज्ञानिक हिंदू है या मुसलमान। जब हमारी वैक्सीन ने जान बचाई तो उसने यह नहीं देखा कि मरीज किस जाति का है। हमारी कामयाबी हमारी एकता में है। हमें 2047 का लक्ष्य याद रखना है। जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा तब हमें विकासशील नहीं, विकसित भारत चाहिए। एक ऐसा भारत जहां कोई भूखा न सोए। एक ऐसा भारत जहां हर बेटी सुरक्षित हो। एक ऐसा भारत जहां दवाई के बिना कोई न मरे। एक ऐसा भारत जहां न्याय मिलने में सालों न लगे। क्या यह सपना बहुत बड़ा है? हाँ है, लेकिन हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पहाड़ काटकर रास्ता बनाया था, दशरथ मांझी। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने बिना सुई धागे के कपड़े सिलना सिखाया। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं अपना सामान पैक कर चुका हूं। खिड़की से बाहर देखता हूं तो जिनेवा की झील शांत है, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान है। एक ऐसा तूफान जो अब शांत नहीं होगा जब तक मेरा देश दुनिया के शिखर पर नहीं बैठ जाता। एयरपोर्ट जाते वक्त मैंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखा। एक बही सी होर्डिंग लगी थी। उस पर किसी लखरी घझी का विज्ञापन था, लेकिन उसके नीचे एक छोटा सा वाक्य लिखा था, टाइम चेंजेस एवरीथिंग। समय सब कुछ बदल देता है। मैं मुस्कुराया। समय बदल नहीं रहा है, समय बदल चुका है। और इस नए समय की घझी की सुई अब ईस्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर चल रही है। फ्लाइट में बैठते ही एयर होस्टेस ने नमस्ते कहकर स्वागत किया। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह एक एहसास था। मेरे पास वाली सीट पर एक बुजुर्ग भारतीय दंपति बैठे थे। वे शायद अपने बच्चों से मिलने अमेरिका जा रहे थे। दादी माँ ने अपने बैग से घर के बने लड्डू निकाले और मुझे दिए। बेटा ले, घर का है, उन्होंने प्यार से कहा। मैंने वह लड्डू खाया। उसका स्वाद, वह घी और गू का स्वाद, वह किसी स्विस चॉकलेट में नहीं मिल सकता। उस स्वाद में मेरे देश की मिट्टी की खुशबू थी। उस स्वाद में मां का प्यार था। यही भारत है। हम चांद पर पहुंच जाएं, हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं, लेकिन हम अपनी जड़ों को नहीं छोएंगे। हम अपने संस्कारों को नहीं छोएंगे। हम दुनिया को जीतेंगे, लेकिन तलवार से नहीं, प्यार से। विमान ने उड़ान भरी। नीचे जिनेवा छोटा होता जा रहा था, यूरोप छोटा होता जा रहा था, और मेरे सपनों का भारत बड़ा होता जा रहा था। मैं बादलों के ऊपर था और वहां से मुझे मेरा भारत दिखाई दे रहा था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से अरुणाचल तक, एक विशाल, जीवंत, धड़कता हुआ भारत। मुझे स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी याद आ गई। उन्होंने 100 साल पहले कहा था, भारत फिर से जागेगा और अपने गौरवशाली आसन पर बैठेगा। आज वह भविष्यवाणी सच हो रही है। सोता हुआ शेर जाग गया है और उसकी दहा से दुनिया कांप नहीं रही है, बल्कि दुनिया को हौसला मिल रहा है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह सदी हमारी है, यह भविष्य हमारा है। मैं वापस आ रहा हूं उस मिट्टी को चूमने के लिए जिसने मुझे यह पहचान दी। मैं वापस आ रहा हूं अपने घर, अपने भारत। आप भी तैयार हो जाइए एक नए सफर के लिए, एक नए भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत।